नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और हम लोग हिस्ट्री की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और जान रहे थे, क्वेश्चंस के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। उसी सीरीज में ये अगला पार्ट है, सीरीज नंबर 6। हम लोग धीरे धीरे अभी अंग्रेजों का किस प्रकार से भारत पे कब्जा हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने बक्सर का युद्ध देख लिया था, प्लासी का युद्ध देख लिया था। अब हम लोग धीरे धीरे जो क्षेत्रीय जो राज्य हैं, जैसे मैसूर है, मैसूर से किस प्रकार से अंग्रेज़ों की लड़ाइयाँ होती हैं, मराठाओं से कैसे होती हैं, और आपके सिख से किस प्रकार से लड़ाइयाँ चलती हैं, इस प्रकार की चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए भारत की स्थिति है। यहाँ इसको ये कहते हैं, इसको आप मैसूर, ठीक है ना, त्रावणकोर मैसूर। ये विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ था, आप जानते हैं इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य जब विकटित हुआ, समाप्त हुआ, तो उसी के एक सेना के जो नायक थे, हैदर अली, उन्होंने इस राज पर कब्जा कर लिया और हैदर अली इसके सर्वे सर्वा बन गए। हैदर अली की जो खास बात थी, वो बहुत अच्छे सेनापति थे, बहुत अच्छे सेना नायक, और काफ़ी कूटनीति की उनको जानकारी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मराठा काफ़ी उभर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं मुगल शक्ति बहुत कम हो गई है इस समय। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मुगल शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर मराठा आप देख सकते हैं, इधर पे निजाम है, वो भी यहाँ पर काफ़ी प्रभावशाली हैं। तो ये एक प्रकार की त्रिगुट ये संख्या बनती है, एक ये बनता है, एक 2 और तीसरा मैसूर। तो ये आपस में इनके बीच में भिड़ंत चलती रहती है। यहाँ पर लगातार अंग्रेज पैठ बना रहे थे। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी, इधर पे। तो पैठ अपनी वो बना रहे थे धीरे धीरे कि दक्षिण के राज्यों में हमें अपना विस्तार करना है। और मैंने आपको बताया था डुप्ले के बारे में। डुप्ले भी चाहता था कि जो फ्रांस है वो भारत के राज्यों में अपना हस्तक्षेप करना चालू करे। तो उसी क्रम में हस्तक्षेप चल रहा था, और अंग्रेजों ने सोचा कि हम क्यों ना भारत के जो दक्षिण वाले पोर्शन में है, जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है और आसानी से जहाज वगैरह आ जा सके, तो उन सब की आर्थिक नीतियों का भी ध्यान रखते हुए प्रयास करना चाहिए। तो 1764 में आपने देखा बक्सर का युद्ध हो चुका है, अंग्रेज बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अंग्रेज जीत चुके हैं। धीरे धीरे ये दक्षिण भारत में भी चल रहा है। 1768 के आसपास से आप देखेंगे एक युद्ध चालू हो जाएगा, 1766-68 से 70 तक। इसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेंगे। मैसूर के साथ क्यों? क्योंकि मैसूर बहुत शक्तिशाली था। कारण क्या था कि निजाम के साथ तो संधि हो रही थी, मराठा के साथ भी अंग्रेज संधि कर रहे थे, लेकिन मैसूर जो है उससे कोई संधि नहीं हो रही थी। मैसूर बार बार इस चीज को समझता था। हैदर अली जानते थे इस बात को कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार से वो विरोध में खड़ा हुआ था। तो संधि कर लेता है, जो अंग्रेज है वो निजामों से संधि कर लेते हैं और मराठाओं से संधि कर लेते हैं, और वो सोचते हैं कि अब मैसूर पे कब्जा कर लेना चाहिए। वो आप निजाम को, मराठा को भरते हैं बकायदा कि चलिए आप मैसूर पे कब्जा कर लीजिए, आपका भी फायदा है और थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी हो जाएगा। हम आपको रणनीति देंगे और सेना की मदद देंगे। लेकिन वो जानते नहीं है कि हैदर अली बहुत पावरफुल है, और हैदर अली की जो कूटनीति है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो निजामों को तो अपने साथ, हैदर अली बाद में निजाम को अपने साथ मिला लेता है। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, उसमें एक संधि होती है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत जो आपस में इन्होंने युद्ध में जो एक दूसरे के क्षेत्र कब्जा किए थे, वो वापस दे दिए जाते हैं, और अंग्रेजों की बहुत बुरी पिटाई करता है हैदर अली। यहाँ बहुत बुरी पिटाई हो जाती है। तो प्रथम युद्ध हो जाता है ये आंग्ल मैसूर का। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो 1780 से आप 84 तक काउंट कर सकते हैं। एक 1782 में युद्ध हुआ था, पोर्टो रोको करके एक नाम था उसका युद्ध का, ठीक है ना। उस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1784 में एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। इसमें थोड़ा बहुत जब हैदर अली कमजोर हो जाते हैं, तो उसकी जो संतान होती है टीपू सुल्तान,
वो आते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा कूटनीति जानकार नहीं होता है, तो कहीं न कहीं से वो निज़ामों को और मराठाओं को अपने साथ मिला नहीं पाता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दोनों अंग्रेज़ों को और मैसूर को दोनों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जिस प्रकार से हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ लगभग आपको मैसूर के बराबर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आगे आते-आते 1788 89 के आसपास और 92 के आसपास फिर ये तीसरा युद्ध चालू हो जाता है और एक संधि होती है श्रीरंगपट्टम की संधि, जिसमें टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। इसमें बाकायदा सुल्तान से कहा जाता है जो युद्ध हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए और आप हमारे नियंत्रण में रहेंगे। तो एक प्रकार की समस्या हो जाती है इसमें। टीपू सुल्तान को काफ़ी इसमें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था वो करीब 1700 आई थिंक 98-99 के आसपास था। उसमें जो टीपू सुल्तान है वो अ, देख नहीं पाता है और लड़ाई करता है बाकायदा और अपने किले में लड़ते हुए अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ मोटी-मोटी चीज़ हैं जो मैंने आपको आंग्ल मैसूर के बारे में बताई। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमें इतना ही जानना था, केवल संधियों के बारे में जानना है और थोड़ा बहुत टीपू सुल्तान ने क्या वगैरह कार्य किए थे, यही मैसूर से संबंधित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदर अली पराजित हुआ, तो ये तो गलत है, हैदर अली जीत गया था, अंग्रेज पराजित हुए, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत वाक्य है। द्वितीय विश्व युद्ध में टीपू सुल्तान आ गए थे, लास्ट में मंगलोर की संधि हुई थी, बराबरी की संधि थी लगभग, कोई हारा जीता नहीं था। तृतीय आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये बात भी गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान लगभग लगभग हार गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि उसने की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि उसने की थी। और चौथा आप देखेंगे, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध में वो दिवंगत हो गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, 98-99 में, आप ये डेट याद रखिएगा, और ये हार गया, तो ये सही वाक्य है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हमारा पुराना ज्ञान भी यहाँ काम आएगा। देखिए, इलाहाबाद की संधि तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, मैंने आपको बताया था 1765 में, 12 अगस्त 1765 के आसपास ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, तो इसका तो मैच 1765 से हो गया। मंगलौर की संधि अभी अभी जस्ट चर्चा की हम लोगों ने, मैसूर के साथ जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मंगलौर की संधि हुई थी, वो 1784 में हुई थी, तो बी का दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, और ए का फोर्थ हो गया। सलबाई की संधि, सलबाई की संधि हम लोग अभी आगे इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझेंगे बाद में। मराठाओं के साथ हुई थी, मराठा 1782 में, आप मैं बता रहा था अभी आपको कि भारत में 3 त्रिगुट थे, एक मराठा शक्ति थी, एक निजाम शक्ति थी, नीचे मैसूर की शक्ति थी। तो मराठाओं के साथ भी अंग्रेज अलग से लड़ रहे थे, निजाम के साथ भी लड़ रहे थे और मैसूर के साथ भी लड़ रहे थे। निजामों के साथ तो अंग्रेजों ने संबंध बना लिए, लेकिन मराठाओं के साथ वो लड़ रहे थे और मैसूर के साथ लड़ाई होने के कारण वो एक जगह ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मैसूर बहुत ताकतवर था, तो उन्होंने क्या किया कि 1782 में एक सलवई की संधि की। सलवई की संधि का कोई मतलब नहीं था, वो केवल एक तरीके से चाहते थे कि एक हमारा फ्रंट जो है अंग्रेजों का, वो लड़ाई का बंद हो जाना चाहिए, ताकि वो पूरा ध्यान अपना मैसूर युद्ध में लगा सके। तो उन्होंने मैसूर युद्ध में ये बात पूरी अपनी ताकत झोंकनी चाहिए, तो मराठाओं से उन्होंने संधि की 1782 में, और इसमें एक बात हुई कि मराठा अंग्रेज आपस में नहीं लड़ेंगे अगले 20 वर्षों तक। ये देखिए आप, अगले 20 वर्षों तक तो मराठा निश्चिंत हो गए। मराठाओं को लगा कि अंग्रेजों से उनको कोई खतरा नहीं है, जबकि वो समझ ही नहीं रहे थे कि अंग्रेज एक बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे राज्यों पर कब्जा कर रहे हैं, कल उनका भी नंबर आ जाएगा, है ना। तो सलवाई की संधि हुई थी 1782, ये आपको पता रखना है। और मद्रास की संधि जिसमें हैदर अली ने पटक पटक के मारा था अंग्रेजों को, तो वो 1759 में हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के माध्यम से जरा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। एक ओवरव्यू आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा इसका, हाँ, तो मेरी बात आपको समझ में भी आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पहले पता होना चाहिए रणजीत सिंह कौन थे। रणजीत सिंह जो थे वो एक सिख जो सिख साम्राज्य था उसके वो राजा थे।
बहुत ही प्रभावशील राजा थे, बहुत प्रभावित। इनका माना जाता था कि एशिया में इनकी जो ताकत है वो इनकी फौज की ताकत बहुत बड़ी है ना? अंग्रेज भी इनसे डरते थे, तो अंग्रेजों ने इनसे बाकायदा संधि की थी 1807 के आसपास कि हम आपके जो क्षेत्र में उस तरफ नहीं आएंगे, तो आपको भी इस तरफ नहीं आना है। तो इस प्रकार से रणजीत सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। रणजीत सिंह को बाकायदा कोहिनूर हीरा शायद सूजा ने दिया था, है ना? और रणजीत सिंह जब खत्म हो गए 1846 के आसपास, तो उस समय डलहौजी आ गए हैं। डलहौजी चाहते हैं कि हम अपना साम्राज्य बढ़ाएं। तो 1846-48 में पहला सिख युद्ध होता है, उसमें काफी हार का सामना करना पड़ता है। फिर 1849 के आसपास पूरी तरीके से सिख समुदाय को मिला लिया जाता है अंग्रेजी शासन में। तो रणजीत सिंह काफी प्रभावशाली व्यक्ति आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, और ये अंग्रेज भी इनका लोहा मानते थे। और बाद में जो इनके जो लास्ट शासक थे सिख संप्रदाय के, दिलीप सिंह, उनसे वही कोहिनूर हीरा जो आज रानी विक्टोरिया पहनती हैं, मतलब जो अंग्रेजों की महारानी है अपने मुकुट में पहनती हैं, वो कोहिनूर हीरा भारत से ही गया था। रणजीत सिंह ने उसको दोबारा से प्राप्त कर लिया था, है ना? तो ये कहाँ से मिला था? शायद सूजा से ही फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा सीधे सीधे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने। आगे चलते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? मिसल का मतलब ये था कि जैसे कई प्रकार की जात होती है, उसी प्रकार से एक मिसल संप्रदाय था सिख में। तो सिख मिसलों में बटे रहते थे, तो ये शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ये अहुलवालिया भी एक था, और एक भिक करके भी मिसल होता था। लेकिन जो रणजीत सिंह थे वो शुकर चकिया से थे। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लाहौर। ये ऐसे ही सवाल सिंपल पूछे जाते हैं, बहुत डीप नहीं पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना? हम लोग सोचते हैं कि बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा तभी हम सवालों को हल कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए छठवां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वो जरा देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। मैंने अभी आपको बताया दिलीप सिंह जो अंग्रेजों के उसमें पलने लगे थे, कि अंग्रेजों की बात मानते थे, अंग्रेजों के एक दिन छत्र छाया में पल रहे थे, लेकिन लास्ट में ये भी विद्रोह कर देते हैं, और इनको हरा दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से, और ये लास्ट राजा सिख के होते हैं। और इनसे जो कोहिनूर हीरा है वो अंग्रेज प्राप्त कर लेते हैं और सीधा भेज देते हैं कहाँ? अपनी महारानी के पास, सोच लीजिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपने एक कहावत सुनी होगी, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह। हालांकि ऐसी कोई भी क्षमता इनके अंदर नहीं थी, ये सिंपल थे और बहुत ही मतलब ताकतवर नहीं थे। महाराजा महाराजा रणजीत सिंह के बाद कोई भी सिख संप्रदाय में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं आया। दिलीप सिंह थोड़ा बहुत लड़ाई भी किए, लेकिन कोई भी बहुत ताकतवर उत्तराधिकारी नहीं था। तभी तो आसानी से अंग्रेजों ने सभी को हरा दिया। हालांकि अंग्रेज भी बहुत पावरफुल थे। 1800, आप 1848 के आसपास अब आ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना 1857 की क्रांति भी अभी होने वाली है। कितने बड़े स्तर पे अंग्रेजों ने भारत में कब्जा कर लिया है, भारत की विभिन्न चीजों को बदल दिया है, ताकि भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं इस समय, है ना? ये वही समय है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया दिलीप सिंह थे लास्ट शासक, अंतिम, जो अंग्रेजों के छत्र छाया में पल रहे थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने स्थापना की थी इसकी शस्त्रागार की। तो हैदर अली एक ऐसा व्यक्ति था। हैदर अली वो जान रहा था 1755, आप जान रहे हैं फ्रांस भी है यहाँ पर और अंग्रेज भी है। तो अंग्रेजों की वो नीति जान रहा था, तो उसने फ्रांस से संबंध अच्छे बना के रखे थे। तो उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी एक बेहतरीन तरीके से, कि ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में वो इसका उपयोग कर सके, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना वो आधुनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं तो हैदर अली भी चाहते थे कि हम भी उसी लाइन में शामिल हो जाएं, ताकि हमारे पास भी आधुनिक हथियार रहे। तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में किसने की थी? डिंडीगुल के ताले बड़े पसंद हैं, ठीक है ना? ये आपको जीआई टैग में याद हो जाएगा, ठीक है ना? जीआई टैग में पूछा जाता है। तो डिंडीगुल में ताले बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये कहाँ पर है? आपके मैसूर के पास, कर्नाटक में। तो हैदर अली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से लेकर 69 तक ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो मैंने आपको बताया था हैदर अली ने पटक पटक कर मारा था अंग्रेजों को।
अंग्रेज सोच रहे थे कि हैदर अली तो कमजोर हैं, हम सबको हरा रहे हैं, जैसे 64 में हरा दिया था बक्सर के मैदान में 3 लोगों को, तो वैसे हम भी हैदर अली को हरा लेंगे। लेकिन इनकी भूल हुई, हैदर अली ने बहुत पटक के मारा था। ये आंसर हैदर अली है। तो हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टम को बनाया। श्रीरंगपट्टम में लास्ट में 1799 में इसी किले में मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान ही बहुत आधुनिक आदमी था। ये बकायदा एक स्वतंत्रता टी करके लगाता है, जो प्रतीक होता है फ्रांस के लिए, फ्रांस से बेहतर संबंधों के लिए। और ये भी आधुनिक सेना की बात करता है और फ्रांस से अच्छे संबंध रखता है, और अपनी सेना को भी आधुनिक बकायदा ट्रेनिंग देता है ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई को लड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। मैंने आपको बताया था पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था 1782 के आसपास। उसमें हालांकि हैदर अली पूरी तरीके से हारे नहीं थे, लेकिन जख्मी बहुत हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सर आयरकुट थे, सर आयरकुट, ठीक है। सर आयरकुट के नेतृत्व में ये मिशन चला था, और सर आयरकुट ने बकायदा हैदर अली को, काफी बड़ी लड़ाई चली थी। हैदर अली इसमें जख्मी हो गए और बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए थे हैदर अली। तो ये हम लोगों ने देख लिए हैं, करीब 12 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आगे देखते हैं क्या है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, टीपू सुल्तान के साथ की थी। कब की थी? ये 1792 के आसपास की थी, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसमें कोई और डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये कौन आदमी था? ये टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ही फ्रांस से बड़े अच्छे संबंध रख रहा था, फ्रांस की सेना से वो लगातार मदद ले रहा था, बाकायदा उसका फ्रांस आना जाना भी था। तो इस प्रकार से फ्रांस में उसने दूतावास भी बनाए थे, और आधुनिक पद्धति से अपने सेनाओं को ट्रेनिंग भी दी थी। तो टीपू सुल्तान ने बाकायदा बहुत बड़े बड़े काम किए। टीपू सुल्तान का नाम बड़ा फेमस है। और लेकिन क्या किया जाए, अंग्रेजों ने बहुत पावर गेन कर ली थी, और टीपू सुल्तान उतना कूटनीतिक नहीं था, क्योंकि वो ना मराठाओं को संभाल पाया, अपने में मिला पाया, और ना निजाम को मिला पाया। अंततः अकेला आदमी कितना लड़ेगा, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और आपका जो ये मैसूर है वो अंग्रेजी शासन सत्ता के अंतर्गत चला जाता है। तो इस प्रकार हमने करीब 14-15 सवाल हल कर लिए हैं, और हमने समझा कि मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी हुई, मैसूर और आंग्ल के बारे में, और साथ में हमारी जानकारी हुई सिखों के बारे में। तो आज इतना ही है। अब धीरे धीरे मराठाओं से भी समझेंगे चीजों को, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 1857 की क्रांति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और समझेंगे फिर मुख्य बातें और क्या क्या थी। तो आज इतना ही सवाल पूछे गए थे इसमें। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आप समझ गए होंगे क्या क्या आपके लिए जरूरी था। और एक बार आपको जरूर निश्चित तौर पर आपको एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू होना चाहिए, ताकि आपको सवालों के जो बातें की जा रही हैं वो आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। नेक्स्ट जो हिस्ट्री का लेक्चर होगा उस पर बातचीत होगी फिर। नमस्कार।